नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर नंबर 12 बाई 2022। ये इश्यू हुआ था डेटेड 16 जून। कल की डेट में एक इश्यू किया गया है गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल है सेक्शन 194R के लिए। अभी ये रिसेंटली मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिटेल में पूरा 194R पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वो अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख के काफ़ी सारे डिटेलिंग वहाँ पे ये, क्योंकि ये सेक्शन है पूरी नई सेक्शन है 194R, तो कौन सी इस पर एप्लीकेबल रहेगी, कैसे एप्लीकेबल है और कितना TDS का परसेंटेज डिडक्ट करना है, वो सब सारा चीज़ में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो भी मैं आपको बेनिफिट के लिए ये 194R इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि 194R है। अगर आप कोई भी बिजनेस में या प्रोफेशन में हो और आप किसी को भी अगर परक्विजिट या बेनिफिट या गिफ्ट कुछ भी अगर ऑफ़र करते हो या आप पे करते हो, तो उसके ऊपर आपको 10% TDS डिडक्ट करना है और उसकी एप्लीकेबिलिटी अभी 1 जुलाई 2022 से चालू होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने अभी 16 जून को एक गाइडलाइंस भी उसकी, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन, ये पूरी सेक्शन नहीं है तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी चल रहे थे और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। वो क्वेरीज और डाउट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट गाइडलाइंस, काफ़ी सारे इश्यूज़ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो ये सर्कुलर बहुत ही बड़ा सर्कुलर है। वो पूरा 1 बाय 1 तो मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, तो मैं आपको इन शॉर्ट कंसेप्चुअली मैं आपको बता दूंगा आगे ये वीडियो में। और आपको अगर डिटेल में ये सर्कुलर पढ़ना है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट टाइमली एंड रेगुलरली मिलते रहेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Is it necessary that the person providing benefit or perquisite need to check the amount is taxable? मतलब कि रिसिपिएंट जो है, जो आपकी गिफ्ट या परक्विजिट रिसिपिएंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है आपको कि टैक्सेबल है, उनके अकाउंट में टैक्सेबल होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आंसर इज़ नो। आपको कुछ भी देखना नहीं है कि जो सामने वाला जिसको आप परक्विजिट या बेनिफिट या गिफ्ट जो भी दे रहे हो उसका देखना नहीं कि वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा। आपको अगर आप कोई भी अगर बेनिफिट या गिफ्ट ऑफर कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट वे 10% TDS डिडक्ट करना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये काफ़ी सारे डिटेल में तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप अगर चाहिए तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कि आपको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर द सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट? तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि बेनिफिट सिर्फ काइंड में होना चाहिए या बेनिफिट सिर्फ कैश में होना चाहिए। यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि दोनों के लिए ये 194R जो नया सेक्शन है वो दोनों के लिए कवर है। आप पार्शियली काइंड में दो या पार्शियली कैश में दो या पूरा 100% काइंड में देना है या 100% कैश में देना, ऑल केसेस है वो कवर हो गए हैं यहाँ पे 194R में। और उसके ऊपर जो भी टोटल बेनिफिट्स है, काइंड्स हो या कैश हो, जो भी है उसके ऊपर पूरे की पूरी वैल्यू पे आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194R, और वो है 10%। देन थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट्स? आप अगर कुछ कैपिटल एसेट्स जैसे कुछ बोलते हैं, जैसे लैंड है या कुछ और भी कुछ कैपिटल एसेट्स जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो अगर आप ऑफर कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट करना है कि नहीं करना है? तो आंसर इज यस। कैपिटल, इवन तो आप कैपिटल एसेट्स भी अगर ऑफर कर रहे हो तो भी आपको TDS तो डिडक्ट करना है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया है कि कैपिटल एसेट हो या कुछ, जैसे आपने कोई परक्विजिट में किसी को कोई कार दे दी है तो नॉर्मली कार को हम कैपिटल एसेट मानते हैं, या कुछ और भी कुछ कैपिटल एसेट जो बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, वो अगर आपने परक्विजिट ऑफर की है तो उसको देखना नहीं है कि ये कैपिटल एसेट सामने वाले के लिए कैपिटल एसेट होगा या क्या होगा, वो आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको TDS 10% डिडक्ट करना है, ये बता दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में।
आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में अगर जानना है तो आप जान सकते हैं, मगर मैं आपको इन शॉर्ट, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सर्कुलर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे ये नया सेक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी पहले से ही, क्योंकि ये 1 जुलाई के पहले से ही यहाँ पे गाइडलाइंस भी इश्यू कर दिया गया है, तो गाइडलाइंस को फॉलो करके आप डे 1 से ही अपना कंप्लायंस ठीक कर सकते हैं। तो आपको वो कैपिटल एसेट्स हो तो भी आपको डिडक्ट करना ही है TDS। Thus the deductor is required to deduct the tax under section 194 of the in all the cases whether the benefit of perquisite or whatever nature is provided, तो आपको करना है। Then fourth is whether the sale discount, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट आर बेनिफिट और परक्विजिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी डिबेटेबल इश्यू है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर के जरिए क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आप अगर नॉर्मल कैश डिस्काउंट, क्योंकि काफ़ी सारे ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड होता ही है कि हर एक जो कस्टमर के लिए क्वांटिटी डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है वो सब ऑफर करते ही है। तो वो सब चीज़ जो स्कीम है उसके ऊपर आपको वो जो स्कीम है वो एज ए बिजनेस प्रमोशन की स्कीम मानी जाएगी और नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस की स्कीम मानी जाएगी। उसके ऊपर TDS आपको डिडक्ट करना नहीं है। और वो 194 जो R सेक्शन है वो ये जो स्कीम जो डिस्काउंट या रिबेट या कोई जो क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसको एप्लीकेबल नहीं है। मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपने प्रोडक्ट भी, जैसे प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से प्रोडक्ट भी दे रखी है, तो उसके ऊपर भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। ये आपको नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस माना जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। आप डिटेल में चाहिए तो पढ़ सकते हैं, मगर मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया गया। मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। सिमिलरली द रिलैक्सेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड to other benefits provided by the seller in connection with the sale. To illustrate the following are the some of the examples or the benefit perquisite on which टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194। ये जो नीचे दिए गए जो कुल इल्यूस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है, ये कोई एक्सक्लूसिव या एक्सोस्टिव लिस्ट नहीं है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। उसके ऊपर 194R सेक्शन एप्लीकेबल है और आपको TDS डिडक्ट करना है। तो क्या क्या चीज़ रहेगा? व्हेन अ पर्सन इज गिविंग इंसेंटिव्स अदर देन डिस्काउंट एंड रिबेट, कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड सच एज कार आपने ऑफर किया है, कार दिया है, या टीवी ऑफर करते हो, या कुछ कंप्यूटर आप फ्री में देते हो, या गोल्ड का कॉइन आपने दिया है अपने कस्टमर को, या मोबाइल फ़ोन्स कुछ ऑफर करते हैं या देते हैं। ये सारी चीज़ अपनी परक्विजिट मानी जाएगी और उसके ऊपर 194R जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको TDS डिडक्ट करना है। देन सेकंड इज व्हेन अ पर्सन स्पॉन्सर अ ट्रिप फॉर द रिसिपिएंट एंड his or her relative upon achieving the certain target। अगर certain target पे काफ़ी सारे कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर को ऑफ़र करते हैं, जैसे फॉरेन की ट्रिप ऑफ़र कर दी या डोमेस्टिक ट्रिप ऑफ़र कर दी, ये सब सारे चीज़ परक्विजिट माना जाएगा और 194R जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है, तो TDS डिडक्ट करना है। देन व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट के लिए भी अगर आपने किया है तो ये परक्विजिट और TDS डिडक्ट करना है। Then next is when a person giving medicine sample free to the medical practitioner। मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये नॉर्मल जो जनरल टेंडेंसी होती है, तो ये अगर फ्री में जो मेडिसिन मिलती है जब प्रैक्टिशनर को, उस पे आपको मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको TDS डिडक्ट करना है। ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे काफ़ी सारे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो इसके ऊपर TDS डिडक्ट करना है। देन नेक्स्ट इज the relaxation provided for the non-deduction of the tax for sale and discount and rebate is only on those items and should not be extended to others। मतलब वो जो आपकी नॉर्मल जो बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर आप डिस्काउंट या कुछ रिबेट डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट देते हो या कैश डिस्काउंट देते हो, उसके लिए ही ये एप्लीकेबल है कि आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। अदरवाइज जो अबव मेंशन जो इलस्ट्रेटिव है वो और काफ़ी सारे कैश टू कैश बेसिस पे अगर वो परक्विजिट के तौर पे माना जाएगा तो उसके ऊपर TDS आपको डिडक्ट करना है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मे बी यूज्ड बाय द ओनर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि ओनर या डायरेक्टर है या उसके एम्प्लॉई यूज़ करते हैं वो परक्विजिट, तो आपको TDS किसके नाम पे करना है? ओनर के नाम पे या डायरेक्टर के नाम पे या एम्प्लॉई के नाम पे
टीडीएस कट करना है या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। तो यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे एम्प्लॉई है, कोई परचेज में एम्प्लॉई है या कोई दूसरा कोई एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई बेनिफिट लेने वाला एम्प्लॉई है, मगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डिडक्ट करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना एम्प्लॉई का हिसाब से या सैलरी की इनकम के हिसाब से या परक्विज के हिसाब से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि फिर आगे की वो टीडीएस की फुलफिल करे या रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। तो वो यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है। मगर अगर यहाँ पे दूसरा एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल ऐसा भी दिया गया है कि अगर जो फ्री मेडिसिन सैंपल्स में बी प्रोवाइडेड टू द कंसल्टेंट डॉक्टर है, कंपनी टू ए डॉक्टर है, तो डॉक्टर हु इज़ एन एम्प्लॉय अगर है तो आपको टीडीएस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करना है और टीडीएस डॉक्टर के नाम से नहीं करना है। देन similarly the tax is required to be deducted under section 194 of the act if the benefit or perquisite is provided to the डॉक्टर हु इज़ अ वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर को ऑफर कर रहे हो कुछ परक्विजिट और वो डॉक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है, तो उस केस में आप आइडियली तो क्या करना चाहिए, और आपको ऑर्गेनाइजेशन पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन अपना डॉक्टर के हिसाब से अपना कंसल्टेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा। मगर वहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है कि आपको आप डायरेक्टली भी चाहो तो डॉक्टर के नाम पैन कार्ड लेके डॉक्टर के नाम से भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे कंसल्टेंट है, वहाँ पे वो एम्प्लॉय या डायरेक्टर या ओनर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे क्लियर टू रिमूव द डिफिकल्टी, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि टू रिमूव द डिफिकल्टी एंड एज एन अल्टरनेटिव दिया गया है। आप ऑर्गेनाइजेशन पे काटो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रीज़न से मना कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी और उसका टीडीएस का क्लेम करना पड़ेगा, वो 2 स्टेप में नहीं जाने, अगर वहाँ पे कोई रिजिडिटी आ रही है तो उस केस में यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है। द ओरिजिनल बेनिफिट और द परक्विजिट प्रोवाइडर में डायरेक्टली डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर के हिसाब से इन केस ऑफ कंसल्टेंट एज ए रिसिपिएंट। डायरेक्टली कंसल्टेंट के नाम पे आप टीडीएस डिडक्ट कर पाओगे, वो भी यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट शेल नॉट अप्लाइड इफ द बेनिफिट और परक्विजिट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंटिटीज़। हाँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आपने कुछ परक्विजिट दिया गया है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट को उसके ऊपर नहीं करना है। नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स है वो सब जनरल बेनिफिट के लिए है, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। देन 5th क्वेश्चन इज हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट और बेनिफिट और परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आप खुद परचेस कर रहे हो और परचेस करने के बाद आप वो परक्विजिट ऑफर कर रहे हो, जैसे आपने कुछ मोबाइल परचेस किया और वो मोबाइल आपने कस्टमर को दिया है, तो आपकी जो परचेस प्राइस होगी उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की मैन्युफैक्चरिंग आइटम आप ऑफर कर रहे हो, तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो आप कस्टमर को जो बेच रहे हो वो प्राइस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन। एंड यहाँ पे और भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट फॉर टीडीएस। टीडीएस के लिए आपको जीएसटी पे, जैसे आपकी जो प्राइस होती है वो तो जीएसटी के साथ होती है, तो जीएसटी पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। बेसिक प्राइस जो होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की या परचेज की जो बेसिक प्राइस होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, और वो पर्पज़ के लिए वैल्यूएशन के लिए आपको टीडीएस जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। देन 6th क्वेश्चन इज मेनी टाइम द सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर होते हैं, उसको कुछ प्रोडक्ट, जैसे कंपनी है, कोई एडवर्टाइजिंग XYZ सेलिब्रिटी है, उनको ये कंपनी प्रोडक्ट पहले तो यूज़ करने के लिए देती है, क्योंकि वो यूज़ करेंगे उसको, फिर उसके ऊपर वीडियो या कुछ बनाने के लिए या वो पर्पज़ के लिए, मतलब एडवर्टाइज के लिए वो चीज़ ऑफर किया है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे ये क्लेरिफाई कर दिया गया है, तो उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर वो रिटर्न कर देते हैं तो वो पर्पज़ अगर फुलफिल हो गया, जो उनको जो वीडियो बनाना है या कार, मोबाइल, आउटफिट है, कॉस्मेटिक एट्सेट्रा, इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिटर्न कर दिया गया है आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग द सर्विस, जो सर्विस
जो सर्विस के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको फुलफिल करने के बाद जो अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो फिर टीडीएस डिडक्ट करना है। ये क्लैरिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 है whether the reimbursement of out of pocket expenses incurred by the service provider in the course of the rendering of services is a benefit or perquisite। इस केस में यहाँ पे क्लैरिफाई मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो बेनिफिट या परक्विजिट जो आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का जो बिल है, वो बिल जो है वो आप अगर फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है वो परक्विजिट ऑफर कर रही है, ठीक है, और वाई है वो सर्विस रेंडर कर रहा है, तो एक्स के नाम पे डायरेक्टली अगर बिल है तो फिर एक्स को फिर वो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो बिल जो है वो पूरा एक्स के नाम पे ही है और एक्स के पर्पस के लिए ही वाई काम कर रहा है, तो उस केस में आपको वाई की वो परक्विजिट नहीं हुई और एक्स जो है वो रिसिपिएंट है, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। मगर अल्टरनेटिवली अगर उल्टा सोचे हम लोग कि वाई जो है वो खुद ही बिल लेता है और खुद बिल पे करता है और फिर वाई ने वाई के नाम पे बिल लिया है और फिर उसको रिएम्बर्समेंट क्लेम करता है एक्स से, उस केस में ये चीज़ अभी परक्विजिट माना जाएगा और एक्स को वाई का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है, आप चाहिए तो ये पूरे डिटेल में पूरा समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अगर बिल डायरेक्टली होता है तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है और बिल थ्रू रूट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना है फॉर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए। देन 8th क्वेश्चन जो है इज इफ देर इज ए डीलर कॉन्फ्रेंस अगर होता है, कुछ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर, तो कॉन्फ्रेंस के केस में तो कॉन्फ्रेंस के जो है वो उस केस में अगर आपने कस्टमर को बुलाया है और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पूरा किया है तो कॉन्फ्रेंस का पर्पस जो है वो पर्पस आपको सेल्स बढ़ाने का है, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। द objective to educate the dealer and the customer about any of the following or similar aspect। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव द न्यू प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च, then discussion as to how the product is better than the other, then obtaining the orders from dealers of customer, then techniques sales, teaching the sales technique to the dealers or customers, addressing the queries of the dealer or customer, reconciliation of the accounts with the dealer customer। ये सब पर्पज़ के लिए अगर आपने कॉन्फ्रेंस रखी है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। हाउएवर वो कॉन्फ्रेंस जो बेनिफिट है must not be in the nature of incentive or benefit to the सिलेक्टेड डीलर के लिए नहीं होना चाहिए। वो हैव अचीव्ड पर्टिकुलर टारगेट, वो अगर होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी, क्योंकि आप स्पेसिफिक कुछ डीलर के लिए अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो या उनको बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फर्दर इन द फॉलोइंग केसेस द एक्सपेंडिचर वुड बी कंसिडर एज ए बेनिफिट और परक्विजिट। कब कंसिडर किया जाएगा? देन एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द लीजर ट्रिप और लीजर component even if the incident to the dealer or business is conference। तो ये अगर वैसा टाइप का कोई केस है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फैमिली मेंबर अकम्पनाइंग द पर्सन अटेंडिंग द डीलर। अगर आप एक्सपेंडिचर डीलर को बुला रहे हो, डीलर के साथ में उनके फैमिली मेंबर को भी वहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे बुला रहे हो और उनके लिए भी आप खर्चा कर रहे हो तो उसके ऊपर वो परक्विजिट माना जाएगा और टीडीएस डिडक्ट करना है। देन द एक्सपेंडिचर ऑन participant or the dealer business conference for the days which are on account of prior stay or outer stay। मतलब कॉन्फ्रेंस के पहले, कॉन्फ्रेंस का जो डे है उसके पहले या उसके बाद में भी आपने स्टे करवाया है या स्टे पे जो पूरा खर्चा करवाया है या जो उनका होटल का बिल अपना पे कर रहे हो प्राय, मतलब 2 दिन पहले या 4 दिन बाद में भी रुके हो उसका भी पूरा आप खर्चा उठा रहे हो, देन उसको परक्विजिट माना जाएगा और टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ पे ये क्लियरली लिख दिया है। तो ये केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, वो स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन नंबर 8 में। देन 9 में किया है सेक्शन 194 आर प्रोवाइड्स दैट इफ द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन द काइंड और पार्शियली इन द काइंड then the person responsible for providing the such benefit or perquisite is required to ensure that the tax is required to be deducted। यहाँ पे क्लियरली मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको।
अगर आपने कुछ काइंड में ऑफ़र किया है, फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर को मोबाइल ऑफ़र किया है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि TDS डिडक्ट करो। मगर वो मोबाइल की जो परक्विजिट के हिसाब से सामने वाला अगर वो मोबाइल की जो इनकम होती है, क्योंकि उसके लिए वो इनकम माना जाएगा अभी ये 194R में, तो वो इनकम के हिसाब से जो उनको टैक्स लायबिलिटी होती है, वो टैक्स लायबिलिटी का जो एडवांस टैक्स का चलन अगर आपको प्रोवाइड करे तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी यहाँ पे बना दिया गया है। तो अगर वो चीज़ है, अगर वो, और उसके लिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो लॉ में और वो जो फॉर्म 26Q जो आप TDS का फाइल करोगे उसमें भी ये प्रोविज़न इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब वो जो फील्ड डालने का कि वहाँ पे कि आपको अगर वो सामने वाले ने कुछ एडवांस टैक्स का जो चलन दिया है तो चलन नंबर या चलन की अमाउंट भी देने की पूरी यहाँ पे फैसिलिटी आपका फॉर्म 26Q में भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। तो वो फैसिलिटी के हिसाब से कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, स्पेसिफाइंग दैट द सामने वाले ने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया गया है। एंड alternatively as an option to remove the difficulties if any, the benefit provider may deduct the tax under section 184 of the act and pay to the government. The tax should be deducted after taking into account the fact that the tax is paid by him as a TDS is also a benefit under section 184. तो TDS बेनिफिट तो ग्रोसअप, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट में शॉर्ट में बता देता हूँ कि ग्रोसअप भी करना है आपको, तो TDS जो है वो भी आपकी परक्विजिट हो गई, तो उसको भी आपको ग्रोसअप करके आपको TDS डिडक्ट करना है। और वो फिर वो हिसाब से फिर आपके जो फॉर्म 26Q है एंड ही विल नीड टू शो इट एज ए टैक्स डिडक्टेड ऑन द बेनिफिट प्रोवाइडेड, तो वो बेनिफिट आपको अपने 26Q में दिखाना है। तो ये क्लैरिफाई कर दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट ईयर है और 1 जुलाई को एप्लीकेबल होता है, तो आपको यहाँ पे एक प्रोविज़न मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि आप अगर बेनिफिट जो ऑफ़र करते हो वो 20,000 से ज़्यादा की वैल्यू की अगर बेनिफिट या परक्विजिट ऑफर करते हो तो ही आपको TDS डिडक्ट करना है। द वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट प्रोवाइडेड और लाइकली टू बी प्रोवाइडेड टू द रेसिडेंट पर्सन को ही यहाँ पे एप्लीकेबल है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 20,000। ये एक लिमिट स्पेसिफाई करते हो। लिमिट का जो कैलकुलेशन करना है, जो एग्रीगेट जो कैलकुलेशन वो 1 जुलाई से स्टार्ट करना है, ये मतलब 22-23 फाइनेंशियल 22-23 के लिए बोल रहे, और या फिर आपको 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको लिमिट का जो 20,000 का लिमिट का कैलकुलेशन है वो आपको 1 अप्रैल से ही कैलकुलेशन करना है। तो 1 अप्रैल से जो लेके पूरा साल भर में अगर 20,000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना है। मगर यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो भी आपने बेनिफिट ऑफर किए हैं या बेनिफिट या परक्विजिट या जो भी ऑफर किए हैं उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करना है, उसके बाद के ऊपर TDS डिडक्ट करना है। मगर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए या जो थ्रेशोल्ड लिमिट पर्पज़ के लिए आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया गया है और क्वेश्चन के तौर पे ही पूरा समझा दिया गया है। तो ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाइडलाइंस है। मैं आशा करता हूँ कि ये इन शॉर्ट, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और लेंथी है, तो मैंने पूरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अभी 1 जुलाई से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है और काफ़ी उसमें और नई भी सेक्शन है, तो काफ़ी सारे डाउट्स और ये आएंगे। तो मैं गवर्नमेंट ने भी इसके लिए डाउट ना आए इसके लिए उनको जो दिमाग में या क्वेरी जो थी, उनको जो भी डाउट्स पूछे गए थे वो हिसाब से उन्होंने ये गाइडलाइंस के तौर पे क्लैरिफाई कर दिए गए हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन या गाइडलाइंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि आप भी जब 1 जुलाई से एप्लीकेबल है तो तब से आपको 100% कंप्लाइंट होते हुए आप कंप्लीट अपना टैक्स डिडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहिए तो मैं ये पूरा सर्कुलर है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर ही पाएंगे। थैंक यू।